हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो उसका पार्ट 3 है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इससे पहले पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। इससे पहले 60 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं और 61 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्वेश्चन क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ये ऑप्शन ए है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु जो है वो गल जाती है। तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो जमने के बाद क्या होता है, जो पानी का आयतन है वो बढ़ जाता है और पानी का जो घनत्व है वो कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम बाई मीटर क्यूब होता है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। इसको डी या रो से नोट कर देते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो जाता है, तो घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आपसे घनत्व का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आप बताएंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो जो ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किया ये उसी के तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो अगर जल का हम तापमान कम कर दें तो उस स्थिति में क्या होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले आयतन बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा या पानी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आयतन पहले घटेगा, 9 डिग्री सेल्सियस से जब हम 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या है, आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो ये तैरने के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। एक झील में तैरने वाली इस्पात मतलब लोहे की कोई नाव हो तो उसके लिए नाव द्वारा जो विस्थापित पानी का भार है वो क्या होगा, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील की पानी की सतह के नीचे है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु यही कंडीशन फॉलो होगी अगर कोई भी वस्तु जो है पानी के अंदर तैर रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो जाता है, गति का पहला नियम। गति के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये किस कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए तो कौन से प्रकार का जड़त्व है, विराम का जड़त्व है या गति का जड़त्व है, तो यहाँ पर जो जड़त्व है वो है विराम का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है,
सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए, बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा जो घर्षण है वो कम होता है। ठीक है, यानी कि घर्षण बल हमारे पैरों के जो तलवे हैं और जो सड़क की सतह है उनके मध्य जो घर्षण बल है वो कम होता है, जिस वजह से सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। या कोई भी चिकनी सतह होती है तो वहाँ पे भी हम फिसल के, कई बार बारिश के दिनों में कहीं कीचड़ भरा हो, ठीक है, सड़क पर भी कहीं फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के तलवे और जो फिसलन भरी जगह है उसके मध्य घर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। तो रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसी के जैसा सेम ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है, बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बर्फ़ तथा पैर के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बर्फ़ और पैर के मध्य जो घर्षण बल है वो रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो घर्षण बल क्या है? दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो है ये क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है ना। और ज़्यादातर जो भौतिक क्रियाएं हैं वो घर्षण बल से ही संपन्न होती हैं। जब वाहन कोई चलेगा तो वाहन के जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, उनके मध्य घर्षण बल होगा। ठीक है। साइकिल का टायर है वो भी घर्षण बल की मदद से ही चल रहा है। हम किसी भी सतह पे चल पा रहे हैं तो घर्षण बल की मदद से चल पा रहे हैं। चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो घर्षण बल मौजूद होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। इसके अलावा खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल है वो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी वजह से किसी भी सिलेंड्रिकल पात्र को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना जो है वो आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल है वो क्या होता है? फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का जो स्तर है वो पहले जितना होगा। यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में एंट्री कर जाए तो जहाज का जो स्तर है, देख रहे होंगे आप, ये अलग अलग सन में जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जो जहाज का स्तर है वो क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? देखिए, लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे को, ऑप्शन ए है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम, पारा जो है वो पानी से भारी है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। तो लोहे की कील पानी में क्यों नहीं तैर पाती है? क्योंकि उस कंडीशन में होता क्या है कि जो लोहे का घनत्व है, कील का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है। ठीक है। और पारे में इस वजह से तैर पाती है क्योंकि जो लोहे का घनत्व है वो पारे से कम होता है। तो अगर किसी भी वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव्य, जिस द्रव्य में भी उसको हम तैराना चाहते हैं उस द्रव्य से क्या होना चाहिए? उस द्रव्य से कम होना चाहिए, उस लिक्विड से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है?
तो जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके भार में क्या हो जाती है, कुछ कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो पानी है वो क्या लगाएगा, ठोस पर उत्प्लावन बल लगाता है ऊपर की तरफ, ब्योयंस फोर्स को बोलते हैं। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, यानी कि ठोस ने जितना पानी को अपनी जगह उसकी जगह से हटाया है तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास होगा वस्तु के भार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। तो यहाँ पे भी वो एक कंडीशन आ जाएगी जैसे कि लोहे की कील वाली थी। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, बर्फ़ क्या है, पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बर्फ़ जो है वो पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है, जिस वजह से बर्फ़ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो ऑप्शन ए है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो बताया था कि अगर लिक्विड का जो घनत्व है, जिस पदार्थ को भी हमें तैराना है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए लिक्विड का घनत्व वस्तु से, तभी वो उसमें तैर पाएगी। तो क्योंकि स्टील की गोली से ज़्यादा घनत्व किसका होता है, पारे का होता है, इसी वजह से जो स्टील की गोली है वो पारे में तैरती है। क्वेश्चन 74 है, एक लोहे की गेंद पारद या फिर जिसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी यानी तली में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। यहाँ पर भी वही आंसर होना चाहिए क्योंकि पारे का जो घनत्व है वो क्या होगा, लोहे की गेंद से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस पर जो जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा। तो आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो वो कौन सी राशि है जो वस्तु की मात्रा बदल देने पर अपरिवर्तित रहेगी। तो वो मात्रा क्या होगी, घनत्व। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदल देने पर जो अपरिवर्तित रहता है वो क्या होता है, घनत्व। क्योंकि घनत्व का हमने अभी फॉर्मूला समझा था, डी डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट कर लें। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो वस्तु की अगर हम मात्रा बदल दें तो कितने आयतन में कितनी मात्रा कितना किलोग्राम है, तो ये रेशियो हर बार सेम ही होना चाहिए, भले ही मात्रा बदल रही हो। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर भी जो चीज़ अपरिवर्तित रहेगी वो क्या होगा, घनत्व। क्लियर है ये। इसके अलावा अगर हम कहें कि वस्तु का जो आकार बदल दे, जैसे कि ये कोई बेलनाकार आकार की वस्तु है और इसको पिघला करके एक शंक्वाकार यानी कि एक कोनिकल शेप की वस्तु बना दें, तो फिर क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगी, तो आयतन। यानी कि अगर पहले इसमें 2 लीटर पानी आता होगा तो अब भी क्या होगा, जो शंक्वाकार कोनिकल शेप का वस्तु है इसमें भी 2 लीटर पानी आ जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। फिर क्या है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। फिर क्या है, समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है
इसी वजह से जो तैराक है उसको नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्या होता है, आसान लगता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या फिर निम्न तापमान। तो किस कारण से बादल तैरते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न घनत्व। लो डेंसिटी की वजह से बादल क्या है, वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हमने सोल्व किया। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो अगर कोई आइसबर्ग है, आइस का टुकड़ा है, तो समुद्र में अगर वो तैर रहा है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1/9 पार्ट क्या होगा, समुद्र की सतह से ऊपर होगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव की जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या होता है, बढ़ता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है द्रव दाब का, P=H ρg, जहाँ H क्या है, हाइट है, कितना ही हाइट तक लेवल है पानी का, कितनी ऊंचाई तक भरा है। ये रो होता है एक लेटर, तो ये क्या होता है, पानी का घनत्व, जो भी लिक्विड है उसका घनत्व। और स्मॉल जी इसको आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और मात्रक क्या होता है, N/मीटर², जिसी को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पास्कल बोलते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस से फ़ायदा उठा सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकें एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।